नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मोरबी अपडेट में। आज जब लद्दाख और सबकी बातचीत हो रही है कि भाई भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है सीमाओं के बीच में, वहाँ पे भी सैनिक खड़े हैं, यहाँ भी सैनिक खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात अभी एक सबसे बड़ी जो चर्चा चल रही है कि भाई चीन की जो प्रोडक्ट है वो हमारे इंडिया में जो आ रही है, हमारे भारत में जो आ रही है, उस प्रोडक्ट वॉर में हम कैसे जीत सकें, ये जो एक मुद्दा है, ये जो बातचीत है। क्योंकि चीन की प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से सस्ती है, तो हमारी प्रोडक्ट कैसे बाज़ार में टिक सकेगी, क्यों सस्ती चीन की प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही है, ये सभी बातचीत के लिए, ये सभी मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ मोरबी की जो एक बड़ी कंपनी है अजंता अरेवा ग्रुप, जो क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके एमडी जसुआ पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो पूरे विस्तार से इस पूरे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। उनने अभी पीएम नरेंद्र मोदी और सभी सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है उन पर एक ऐसा प्लान बना के दिया हुआ है कि भाई कैसे हम चीन के साथ प्रोडक्ट वॉर जीत सकते हैं, कैसे इस सभी जो अभी चल रहा है माहौल के भाई आत्मनिर्भर की बात हो रही है, अपने इंडिया की प्रोडक्ट मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो इसमें कैसे हम काम कर सकते हैं। जैसे आप सबका स्वागत है। तो अभी ये जो मुद्दा अभी आपने एक उठाया है, एक मुद्दा जो अभी आपका अपना विचार है, तो वो क्या है, कैसे हम चीन की प्रोडक्ट वॉर में कैसे कर सकते हैं और ये कैसे प्रोडक्ट चीन की अभी तो सस्ती आ रही है वो कैसे आ रही है। जैसे मैं बात बताऊं कि चाइना के साथ मेरा नाता कम से कम 35 साल 40 साल पुराना है। मैं चाइना में कम से कम 200 टाइम में चाइना ने विजिट किया है और मैंने चाइना की काफ़ी फैक्ट्रियां देखी है और चाइना को डेवलप होते हुए मैंने देखा है। तो चाइना का जो पूरा जो मेथड है या जो सिस्टम है और इंडिया का जो सिस्टम है, उससे मैं कह सकता हूँ कि चाइना और इंडिया के अंदर अगर सेम प्रोडक्ट अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बोल सकते हैं तो वो फ़र्क आता है सिर्फ 8 से 10% का। उनका रीज़न क्या है तो कि उसके लिए तो भी 25 रीज़न है और वो 25 रीज़न मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर वो रीज़न के अंदर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट क्यों सस्ती है। तो पहले तो एक बात ये हो गई कि भाई चाइना और इंडिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं नहीं मानता हूँ 10% से ज़्यादा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट मिल रही है वो कम से कम 15 से 20% कम प्राइस में मिल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट की कंपैरिजन में 15 से 20% क्यों सस्ती मिल रही है। जब इस चीज़ के अंदर डिटेल में हम जाएंगे तब ये पता चलता है और उसी हिसाब से एक वो निकलता है कि चाइना से जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट रेडी टू सेल और जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होती है वो गलत तरीके से, એટલે हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो अंडर ओनर्सिंग इंपोर्ट होती है। दूसरा उसके अंदर मिस डिक्लेरेशन, तो मिस डिक्लेरेशन मीन्स के जो कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट होती है वो 25% कस्टम ड्यूटी वाली प्रोडक्ट है, लेकिन वो पेपर के ऊपर उनको दिखाते हैं 10% या 5% टैक्स वाली प्रोडक्ट। और तीसरा है क्वांटिटी का, वो कंटेनर के अंदर 10,000 पीस का क्वांटिटी वो लोग लेके आते हैं, लेकिन वो डिक्लेयर करते हैं सिर्फ 5,000 या 2,000 या 3,000 पीस। और उसी हिसाब से ये लोग जो टैक्स है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कस्टम ड्यूटी है, IGST है, GST है और उसके बाद जो भी लोकल टैक्स है और इनकम टैक्स है, वो सब जगह पे वो चोरी होती है और वो चोरी की वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो आपको कम प्राइस में मिलती है। एक बेसिक रीज़न ये है। तो ये क्या हम लोग जब बात करते हैं कि चाइना को रोकना चाहिए, चाइना की प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि चाइना टेक्नोलॉजी वाइज और काफ़ी चीज़ों में हम लोगों से कम 20 साल आगे है। तो हम कभी भी ये बोल नहीं सकते कि विदाउट चाइनीज़ कंपोनेंट या उसका रॉ मटेरियल या उनके जो पार्ट्स है उसके बिना इंडियन इंडस्ट्री चल पाएगी नहीं। वो ज़रूरत है और वो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो हम लोगों की मजबूरी है। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसको अगर हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया तो भी पूरा कंट्री है वो रन हो सकता है या इंडियन रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं। तो क्या ऐसी प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करनी चाहिए? तो वहाँ पे मेरा रिप्लाई ये है कि भाई ऐसी प्रोडक्ट गवर्नमेंट क्यों उसको फ्रीली इंपोर्ट करने के लिए परमिशन देती है कि जो प्रोडक्ट रेडी टू सेल है गवर्नमेंट को उसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए वो करना चाहिए या उनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से सेट करना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट SKD या CKD कंडीशन में आती है तो गवर्नमेंट के उसके ऊपर 5% टैक्स रखना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट कंप्लीट फिनिश आती है रेडी टू सेल तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर 20% टैक्स रखना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर होगा।
तो एक तो ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ कि जो फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है उसमें 90% इलीगली प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है, तो उसको भी हम लोग रोक सकते हैं। उनके लिए मेरा छोटा सा सजेशन, मैंने प्राइम मिनिस्टर, एफएम या सेक्रेटरी लेवल, सेंट्रल लेवल पे काफ़ी जगह पे मैंने लेटर और मेल से ये चीज़ किया है कि जो भी प्रोडक्ट कभी भी इंपोर्ट होती है और पोर्ट के ऊपर आती है, जब उसका कस्टम क्लियरेंस का जो भी प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जो भी वैल्यू, फाइनल वैल्यू निकलती है, जैसे माल का जो वैल्यू है उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी का वैल्यू ऐड करते हैं, उसके ऊपर फ्रेट, इसके ऊपर इंश्योरेंस, इसके ऊपर और भी कोई भी खर्च है, वो सब ऐड करके समझ लीजिए उसका वैल्यू 100 रुपया बनता है। तो 100 रुपये की वैल्यू के ऊपर गवर्नमेंट अगर 20 से 25 से समझ लीजिए कि 20% वैल्यू ऐड कर देते हैं और वो प्रोडक्ट को एक वीक के लिए ई ऑक्शन में गवर्नमेंट रख देती है कि ये प्रोडक्ट एक आदमी ने इंपोर्ट किया है, जिसका जो कॉस्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 20% ऐड करके उसको ई ऑक्शन में रखा है। आज जो भी फील्ड के लोग हैं, जो भी फील्ड में, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ या इलेक्ट्रिकल में हूँ, तो मेरी लायक कोई भी प्रोडक्ट जब कस्टम में ई ऑक्शन में आएगी तो मैं भी उसको चेक करूँगा, तो मुझे पता है कि उसका रियल वैल्यू क्या है। अगर मुझे लगता है कि भाई ये रियल वैल्यू तो 150 रुपीज़ की है लेकिन ई ऑक्शन के अंदर तो 120 में मिल रही है, तो मैं भी वो टेंडर भरूंगा ई ऑक्शन के अंदर, और वो प्रोडक्ट में 120 रुपये की मैंने उसमें भर दिया और 120 रुपये में मैंने परचेस कर लिया, तो मुझे तो बेनिफिट होगा और वो प्रोडक्ट मैं मार्केट में बेचूंगा। अभी बात ये आती है कि जो आदमी ने 100 रुपये की प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो 20% वैल्यू एडिशन हुआ, वो 20% गवर्नमेंट का टैक्स का इनकम हो गया, और वही 20% जो आदमी ने गलत इंपोर्ट किया है उनको जो गवर्नमेंट को 100 रुपया देना है उसमें से 20 रुपया और काट ले और उसको 80 रुपया मिलेगा। जब ये चीज़ गवर्नमेंट एक नया लॉ के हिसाब से कस्टम के अंदर डालेगी तो ऑटोमेटिकली डर और ये पेनल्टी की वजह से उसका माल जब्त होने का या उसका माल दूसरा कोई भी आदमी परचेज कर लेगा, उसकी डर की वजह से वो आदमी गलत तरीके से जो भी इंपोर्ट करता है वो इंपोर्ट बंद करेगा। जैसे ही गलत तरीके से इंपोर्ट बंद होता है तो इंडियन प्रोडक्ट के सामने चाइनीज़ प्रोडक्ट को कॉम्पीट करने के लिए 7 to 8% का ही डिफरेंस है, और मैं मानता हूँ ये 7 to 8% के सामने इंडियन कंपनियों जो अपनी प्रोडक्ट के लिए जो सर्विस देती है, वारंटी देती है, आफ्टर सेल सर्विस उसकी जिम्मेदारी उठाती है, इंडियन ब्रांड है, लोगों को इंडियन ब्रांड के ऊपर जो ट्रस्ट है, उनकी वजह से वो 8 से 10% का अगर प्राइस डिफरेंस होगा तो लोग, मैं नहीं मानता हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट परचेज करेंगे। जयसुख भाई ने ये जो पूरी बात बताई है विस्तार से, तो मित्रों आपने जो समझा वो मैं आपको सरल भाषा में थोड़ी और बात में बता देता हूँ। भाई चाइना की प्रोडक्ट क्यों आ रही है सस्ती, तो जयसुख भाई ने जैसे बताया कि भाई इनवॉइस कम बिल में आ रही है, प्रोडक्ट रेंज में जो भी है वो कम कटौती करी है, उसकी क्वांटिटी कम बता रहे हैं। इन सभी वजह से किस तरह से रोका जा सकता है वो भी जयसुख भाई ने बताया है कि भाई अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने रूल्स चेंज कर दे तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। जो आपने जो बताया कि भाई गवर्नमेंट को भी इनकम ज़्यादा होगी, टैक्स को भी कोई उसका ओपोज नहीं करेगा, गवर्नमेंट का इनकम एक तो बढ़ जाएगा मिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर, और एक भी आदमी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ये बात बोलने वाले लोग होंगे वो तो गलत तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अगर कोई आदमी चोर है तो कैसे गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई ऐसा आप मत करो, तो कोई भी ओपोज नहीं होगा। और उससे एक बेनिफिट और होगा, जब इंडियन प्रोडक्ट लोग यूज़ करने लगेंगे तो इंडिया के अंदर जो भी मीडियम और स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज जिसे हम लघु उद्योग बोलते हैं, उनके अंदर जो मिलियंस ऑफ लोग का जो काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उनको रोजगार और बढ़ेगा और इंडियन इंडस्ट्रीज वाले को आज जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसके अंदर सोल्व होगा। दूसरा ये मुद्दा भी है कि आपने जो बताया वो बात तो एकदम परफेक्ट है कि अगर कायदे में भी, लॉ में भी कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट प्रैक्टिकली वैसे हम कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि एमएसएमई जो छोटे छोटे हमारे उद्योग लोग हैं, क्योंकि आपने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी से थोड़े से पीछे हम, लेकिन अभी भी आप बात करें तो मोरबी की बात ही हम कर लीजिए, तो आज मोरबी में टेक्नोलॉजी चाइना से सिरेमिक इंडस्ट्रीज में अच्छी चल रही है, वहाँ से कम टाइल्स यहाँ पे बन रही है। तो और कौन सी इंडस्ट्रीज में हम क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने जो अनुभव है, तो भाई कैसे हम चाइना की प्रोडक्ट वॉर में हमारे जो छोटे छोटे उद्योगकार हैं, छोटे छोटे जो कारीगर हैं, छोटी छोटी प्रोडक्ट बनाते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उनके लिए इतना ही बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को एक कंफर्टेबल लेवल देना चाहिए। आज गवर्नमेंट चाइना के सामने इंडियन इंडस्ट्रीज वाले के पैर बांध के अगर छोड़ देगी कि आप इसके साथ कॉम्पीट करो, इसके साथ रेस में आप वो करो, तो ये कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पैर के
उसके ऊपर बंधन है, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है, जो हम लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हम लोगों का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और चाइना के अंदर जो चीज़ है उसमें काफ़ी डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट को इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। तो सुरक्षित यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई भी फिनिश प्रोडक्ट रेडी टू सेल है उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा ड्यूटी डाल दो, ऑटोमेटिक इंडियन इंडस्ट्रीज है उसको कॉम्पीट कर पाएगी। भाई ये नहीं करते तो एटलीस्ट उसको जेन्युइन वे तो दो। आज इंडियन इंडस्ट्रीज वाले उनको एक राइट वे पे फाइट करने का प्लेटफॉर्म तो दो। अगर एक आदमी गलत करता है और उसके सामने अगर मुझे फाइट करना है तो मैं कैसे फाइट कर पाऊंगा? यही मेरी बात है और यही मेरी चीज़ है कि भाई हम लोगों को जेन्युइन एक रियल प्लेटफॉर्म दो और उसके बाद हम लोग चाइना को कॉम्पीट करेंगे। आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि मोरबी के अंदर सिरेमिक वाला चाइना को कॉम्पीट कर रहे हैं। मोरबी के अंदर सेम मैं बोलता हूँ, मैं भी घड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर हूँ। आज इंडिया के अंदर 98% जो भी घड़ी बिकती है वो मेड इन इंडिया या मेड इन मोरबी है, और चाइना का एक भी घड़ी इंडिया के अंदर इंपोर्ट नहीं होती है। उनका रीजन क्या है कि हम लोग वो फाइट करते हैं, वो लेवल का हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, वो लेवल का वॉल्यूम हम कर रहे हैं, और सेम चीज़ें वही प्राइस में मिलती है, उससे अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्राइस में हम लोग दे सकते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी है वो इंडियन लोगों में है। ये कैपेबिलिटी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वाले के पास है, लेकिन सरकार को उसको एक सही प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और सही प्लेटफॉर्म में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनको कहीं पे आप सुरक्षित करो, लेकिन उनको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म तो दो कि जो आदमी गलत कर रहा है उसको रोकने के लिए तो कुछ आप करिए। वही मेरा रिक्वेस्ट है, और ये चीज़ मैंने हर जगह पे दिया है। और मैंने जो सजेशन दिया है, टू बी वेरी फ्रैंक, एकदम इजी है और प्रैक्टिकली है। कभी कभी बहुत से सजेशन ऐसे होते हैं कि जो प्रैक्टिकली हम उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये सजेशन वेरी प्रैक्टिकली है। और इसमें जो भी जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन चाइना से या कोई भी कंट्री में से इंपोर्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो गलत तरीके से इंपोर्ट करते हैं, 3 टाइप का जो चोरी होता है, वो सब चोरी एक ही मेरा सजेशन के अंदर हर एक चोरी है वो बंद हो जाएगी। ये तो ऐसी बात जयसुख भाई आपने की है भाई, चोरी तो अब ऐसे भी बंद करनी चाहिए। चोरी गलत तरीके से जो भी काम हो रहा है वो तो बंद करना चाहिए, लेकिन ये काम ऐसा है अगर गलत तरीके से आप बंद कर दोगे, सिर्फ आपको सिर्फ गलत दरवाजे, गलत बारियाँ, गलत जगह से जो माल आ रहा है, गलत तरीके से जो माल आ रहा है चाइना से, वो सिर्फ आपको रोकना है, तो पूरा इंडियन मार्केट में उसकी बहुत बड़ी असर होने वाली है। छोटे छोटे जो कारीगर है, छोटे छोटे जो उद्योग है, छोटे छोटे जो गृह उद्योग है, उन सभी में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। ये कर सकते हैं। जैसे भाई आपने जो ये बात बताई कि भाई चलो ये आपका प्रैक्टिकली जो भी सजेशन है वो गवर्नमेंट के साथ पहुंचना भी चाहिए और गवर्नमेंट करना चाहिए। दूसरा मैं आपसे एक आखिर में बात ये चाहता हूँ भाई, आप लोगों को क्या अपील करना चाहते हो? क्योंकि अभी लोग भी थोड़ा से अवेयरनेस हुए हैं चाइना की प्रोडक्ट के तरफ से, अभी जो माहौल पूरा क्रिएट हुआ है, तो लोगों को भी एक प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, वो भी एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो उन लोगों को? जैसे मैं लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, वो एक मैसेज ये है कि जैसे हम लोग ई कॉमर्स के अंदर परचेस करते हैं, फिर क्यों परचेस करते हैं? तो कि बोलते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं वो सस्ती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ई कॉमर्स में जो भी प्रोडक्ट बिकती है वो 90% प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। ई कॉमर्स के अंदर कोई भी आदमी अगर परचेस करता है तो वो 2 लोगों को मारता है। एक जो छोटे छोटे रिटेलर है, जो दुकानदार है, वो एक दुकान के अंदर वो पूरे दिन का जो भी वो सेल्स करता है उसमें से उसका घर का भी गुजरान निकलता है और उसका एक जो आदमी काम करता है उसका गुजरान निकलता है। तो उनके पास जब बिजनेस नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, तो वो भी वहाँ पे परेशान है। और एक है छोटी इंडस्ट्रीज वाला, जिनके यहाँ पे 10-12 लोग, 25 लोग, 50 लोग काम कर रहे हैं, और वो काम कर से उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज वाले का भी घर चलता है, और उनके यहाँ पे जो भी 15, 20, 25 लोग जो काम कर रहे हैं उसको भी एक रोजगार मिलता है। जब चाइना से कोई भी प्रोडक्ट आती है तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे पहले बिकती है। तो मैं लोगों को ये अपील करूंगा कि हो सके तब तक आप ई कॉमर्स में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लें। दूसरा एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं कि चाइना एक ऐसी कंट्री है कि वहां पे कोई भी आदमी जाके कुछ भी बोल देगा, वो ब्रांड, वो चीज़ वो उसके अंदर डाल देगा। तो ई कॉमर्स के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपको लगता है कि ये मल्टीनेशनल ब्रांड है या आपको लगता है कि ये यूरोप का ब्रांड है, इसका ब्रांड है, तो उसके अंदर 70 to 80% जो प्रोडक्ट बिकती
दिखती है वो मेड इन चाइना है, वो डुप्लीकेट है। जैसे आप ये मानते हैं कि मैंने नाइक का शूज़ लिया है, या आप ये मानते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट ये कंपनी का मैंने शर्ट परचेस कर लिया, उसके अंदर लेबल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रोडक्ट वो डुप्लीकेट है और आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हम लोग कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, कैलकुलेटर के अंदर अगर सही तरीके से अगर कैलकुलेटर कोई भी आदमी इंपोर्ट करता है इंडिया के अंदर, तो मैं नहीं मानता हूं कि चाइना का एक भी कैलकुलेटर इंडियन मार्केट में बिकता है, क्योंकि वो क्वालिटी वो प्राइस हम दे सकते हैं। हम लोगों ने आज से 5 साल पहले, मेरे जो ब्रदर है या हम लोगों का जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, हम लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी डलवाई आज से 4 साल पहले कैलकुलेटर की प्रोडक्ट के ऊपर। काफ़ी उसके अंदर हम लोगों ने वो टाइम भी वो किया, गवर्नमेंट का जो भी प्रोसीजर करके एंटी डंपिंग ड्यूटी डालने के बाद भी मैं ये बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट में हर साल 2 से 2.5 करोड़ कैलकुलेटर बिकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 50 लाख कैलकुलेटर होता है, और 2 करोड़ कैलकुलेटर एंटी डंपिंग ड्यूटी होने के बावजूद भी इंडियन मार्केट के अंदर बिक रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो जो मैंने अभी बताया कि 3 टाइप का जो हम लोग बोल रहे हैं कि वो चीज़ है, तो उनके सामने मैं कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा? उनके ये गलत तरीके से इंपोर्ट होता है, उनके सामने मैं कैसा अपना कैलकुलेटर बेच पाऊंगा? मुझे ये चिंता नहीं है कि कैसियो वाले का कैलकुलेटर वो इंडियन मार्केट में बिकता है, वो बिकता है तो बिकने दो, क्योंकि उनका कॉस्ट मेरे से 2 गुना ज़्यादा है। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस है या जो अपर क्लास के लोग हैं जिसके पास पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो लोग कैसियो परचेस करते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो लोग वैल्यू फॉर मनी परचेस करना चाहते हैं, जिसको 200 रुपये में चाइनीज़ का कंपनी के सामने जापानीज़ क्वालिटी का कैलकुलेटर चाहिए, मैं नेचुरली मैं उसको बोल सकता हूँ कि उनके लिए हम लोगों का कंपनी है। तो इंडिया के अंदर लोगों को वैल्यू फॉर मनी चाहिए, नहीं कि ये और चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो तो आप हम सब लोग मानते हैं कि उसका क्वालिटी कैसा होता है, उसका एक जो प्रोडक्ट कम प्राइस में बिकता है उसका रीज़न भी यही है। उनको आफ्टर सेल सर्विस नहीं देना है। कोई भी कंपनी को उसके पास ब्रांड नहीं है, उसका गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स या गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कोई फॉलो नहीं करना है। उसको तो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट 2 नंबर में मार्केट में कैसे डालना है उतना ही काम करना है। चलो मित्रों, ये जो बात हुई आज पूरी बात, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई चाइना के साथ जो प्रोडक्ट कोड हमारी है उसमें हम कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बदलाव करने से, अगर थोड़ी सी नीति बदलने से, थोड़े से गवर्नमेंट के रूल्स चेंज करने से, वो भी प्रैक्टिकली है कि जो हम कर सकते हैं वो करना भी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वो जो भी अभी हो रहा है वो लोगों के खिलाफ हो रहा है। तो ये सब कुछ रोकना चाहिए, और इससे बड़ी इकोनॉमी में हमारी जो भारत की अभी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जो भी है एक इच्छा है, उनका एक जो एक मिशन है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, तो ऐसे बना सकते हैं। जयसुख भाई जैसे लोग जो है कि जो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे ग्राउंड रिपोर्ट पे जुड़े हुए हैं, उनका यही अनुभव था, ये उसका मैसेज था। आज इसीलिए हमने हिंदी में इंटरव्यू किया, क्योंकि हमारे गुजरात में नहीं पूरे भारत के लोग हैं, पूरी भारत की जो है उन लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे कि हम किस तरह से कि चाइना के साथ डिबेट कर सकते हैं, उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो पूरे लोग, हम गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं, अलग अलग जो एसोसिएशन है, जो आगेवान है, जो भी है एक लीडर है, उन सभी को अपील कर रहे हैं कि इस बारे में हमको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से हम चाइना की प्रोडक्ट जो गैरकायदेसर तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया में, जो भी गलत माल गलत तरीके से आ रहा है, उसको अगर रोक दिया जाए, थोड़ी सी गवर्नमेंट्स के रूल में चेंजेस हो करनी चाहिए, जो जैसे जयसुख भाई ने बताया, तो इंडिया की मार्केट, इंडिया की जो भी छोटी छोटी चीज़ें बन रही है वो हमारे उन दोनों का प्राइस में हो जाएगी, क्वालिटी में हम उनसे बेहतर है। और हम एक शुभकामना करते हैं, जयसुख भाई को भी धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छा एक इश्यू था, एक मुद्दा था कि लोगों को पता चले कि भाई कैसे प्रोडक्ट कम सस्ती आ रही है, उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे हमारी प्रोडक्ट हम आगे ले जा सकते हैं। ये सभी बात आज हमने इसीलिए हम आपके सामने रखी है कि जो विषय पे है लोगों का थोड़ा सा नॉलेज बढ़े और गवर्नमेंट को भी ये पूरा पता चले कि भाई कैसे हम इसमें कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ भारत आत्मनिर्भर बने और इंडिया, भारत हमारा जो देश है और तरक्की करे, इसी शुभकामना के साथ आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।